चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और फिर क्या करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आ जाइए और उसके बाद हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मुगल एम्पायर कहाँ से आया। और इसी के साथ साथ देख रहे होंगे मुगलों का जो है बघेलखंड के साथ संबंध, साथ में देख रहे होंगे बुंदेलखंड के साथ संबंध। और इन्हीं बातों को करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ करके क्या करेंगे, अपनी क्लास को लेकर के पहुंचेंगे फिर आधुनिक मध्य प्रदेश में और आधुनिक मध्य प्रदेश की कुछ बातों को देखेंगे। तो आप लोग आ जाओ लाइव और उसके बाद क्या करते हैं, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखो, मुझे मालूम है कि इस बीच बहुत दिनों तक क्लासेस ऑफ रही और आप लोग क्या हो गए, क्लासेस ऑफ रहने के कारण आप लोगों को लगने लगा कि सर जो है आप लाइव कितने दिन बाद आएंगे। एक आपके लिए अनाउंसमेंट भी थी, उसको लेकर के भी हम बात करेंगे और एक अनाउंसमेंट भी करूंगा आप लोगों के लिए। आप सबके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट होगा नए साल का। और आपको जैसा मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में पीएससी का एग्जाम आपको साल में 2 बार देना पड़ेगा, तो आप सभी ने कैलेंडर भी देखा होगा। उस कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे और एमपीपीएससी के आपके पास 2-2 प्रीलिम्स होंगे। तो इन दोनों प्रीलिम्स को हम फोकस करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम बातें करेंगे एमपीएसआई, पुलिस, इन सभी बातों को लेकर के चल रहे होंगे। आप लोगों ने देखा है कि कैरियर वेल का एमपीएसआई का बैच चालू हुआ। आप लोगों में से जो है कुछ लोगों ने उसे पढ़ा भी होगा, ठीक है, और कुछ लोगों ने उस बैच को परचेस भी किया होगा। तो आप लोग उसे परचेस करें और क्या करें, उस बैच पे जो है अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और आगे चल करके उसे कवर करें। बात क्लियर है? जल्दी से आ जाओ, लाइव आ जाओ आप लोग। आ जाते हैं और फिर क्या करेंगे, अपनी बात को आगे बढ़ा देंगे। जल्दी से आ जाओ आप लोग, जल्दी से लाइव आइए। आप लोग क्या करो, अब जल्दी से आओ और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम चंद्रमौली द्विवेदी जी, आप आ चुके हैं लाइव। अब क्या करते हैं, हम बात करते हैं अब धीरे धीरे। आप लोग आते रहोगे क्योंकि कई दिन हो गए हैं, आप लोगों को आने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे तो क्या करना है, समय से बातों को आगे बढ़ाते हुए चलना है और आप लोगों के लिए जो है बात आगे बढ़ती रहे। यही अच्छी बात है कि आप लोग क्या करो, सिलेक्शन लो, जल्दी से जल्दी एमपी पुलिस में लो, एसआई में लो, पीएससी लो। इस बार आपको साल में 2 बार पीएससी देना पड़ेगा। तो इन बातों को लेकर के हम चल रहे होंगे और देख रहे होंगे। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, आज का अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के पास किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे भेज सकते हो, ठीक है। साइंस के लिए बुक बता दीजिए सर, एमपीपीएससी एंड पुलिस के लिए। आप एक काम करो, साइंस के लिए सबा मैम के अगर किसी के पास पीडीएफ है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सबा मैम का पीडीएफ देख सकते हो, उससे कर सकते हो। या किसी के भी पास जो है विवेक सर का साइंस का पीडीएफ हो तो आप उससे कर लो। बुक में इतना परेशान मत हो। और बुक अगर आप लोगों को जाननी है तो आप लोग देखो, याद रखना, लूसेंट एक ऐसी बुक है जिससे साइंस बाहर नहीं जाता है। तो आप लोगों को बस लूसेंट फॉलो करना है। लेकिन लूसेंट से ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्या आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जा सकते हो, सबा मैम का आपके पास पीडीएफ मिल जाएगा। आपको किसी भी बच्चे से मांग लीजिएगा, या तो विवेक सर का साइंस स्पेशल जो बेस्ट था उसका मांग लीजिएगा, और उन दोनों से ही आपका एमपी पुलिस और एमपीएसआई सारा कवर हो जाएगा। बिल्कुल अमर मिश्रा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो प्रदीप त्रिपाठी जी, आप बात समझ गए होंगे। मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। देखो, एक तो विवेक सर का नोट्स देख लो, या तो साइंस का या तो सबा मैम का, ठीक है। आपके पास है विवेक सर का और कोर्स कराया था किसने, सबा मैम ने। तो सबा मैम का आप पीडीएफ देख लेना। यहां दोनों ही आपको क्या देखना है, पीडीएफ देखनी है। और ये आपको कहां पर मिल जाएगी, बच्चों से टेलीग्राम पे मांग लेना।
जो मेरा ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कईयों ने ज्वाइन किया होगा, तो आप उस पीडीएफ को फॉलो कर सकते हो। या तो आपके पास फिर साइंस के लिए एक बुक है लूसेंट, इससे बाहर आपके पास साइंस कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सवा मैम बेस्ट हैं बायो के लिए, आप उनके नोट्स फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल अमर जी, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो इसके बाद क्या रह जाता है, एक आध क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स के आ जाते हैं और केमिस्ट्री के भी आ जाते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको क्या फॉलो करना है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप लूसेंट फॉलो कर लेना, इससे बाहर मत भटकना, इससे बाहर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। देखो आप लोगों के पास कैलेंडर भी आ चुका है एमपीपीएससी का, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाँ एमपीपीएससी भी कवर हो जाएगा, साइंस बिल्कुल कवर होगा। देखो जब आप नोट्स पढ़ोगे तो अब आपको समझ में आएगा कि उसमें कितना कराया गया है। आपका पूरा एमपीपीएससी कवर होगा, बिल्कुल 100% कवर होगा, इस बात को आप मान करके चलो, ठीक है। 100% आपका एमपीपीएससी कवर होगा। और इस नए साल में मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को एक गिफ्ट दे दूं। आप लोग रोज कहते हो सर डिस्ट्रिक्ट सीरीज करा दो, तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज के लिए मैंने ये सोचा है कि ऐप पर, एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए डिस्ट्रिक्ट सीरीज फ्री होगी। साथ में इसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊंगा, साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी फ्री होगा। बात क्लियर हो गई। हिस्ट्री का नोट्स अपलोड हो गया है, आप जाकर के देखिएगा, मैं क्लास में आने से पहले ही अपलोड करा के आया था। साथ में आपके पास 3-4 प्रैक्टिस सेट आ गए होंगे। आप लोग नोट सेक्शन में जाकर के देखा तो करें, जब नोट सेक्शन में देखेंगे तो आपको आ जाएगा। बिल्कुल नैनिका यादव जी गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बात को जरूर याद रखना, ये जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है जो आप लोग कह रहे थे सर जिला वाइज करवा दीजिए, तो ये जिला वाइज मैं सोच रहा हूं आप सभी को जो है कैरियर वेयर एप्लीकेशन पे फ्री में प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। आप सभी के लिए फ्री होगा, फ्री फॉर ऑल होगा। इस बैच में आओ आप लोग, आपके लिए सबके लिए फ्री फॉर ऑल होगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कराऊंगा और साथ में प्रैक्टिस करा रहा हूंगा, ठीक है। हम चलेंगे किसको लेकर के, मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आंसर को लेकर के चलेंगे। तो इतनी बातें आपके लिए हो जाएंगी। आप लोग सभी बैच में डिमांड कर रहे थे, मान लेता हूं मैं बैच में अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट सीरीज कराता, तो आपको भी पता है डिस्ट्रिक्ट सीरीज कराता, मान लेता हूं मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4-4 पॉइंट बताता, तो 4 पॉइंट से अच्छा मैंने यही सोचा और मैंने मैनेजमेंट से बात की कि सर एक काम करते हैं, हम सभी बच्चों के लिए जो है ऐप में आपको दे देते हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज फ्री में, और साथ में टेस्ट भी कर लेंगे उसी में, सही रहेगा ना। हाँ 2021 का भी कैलेंडर जारी हो गया, 2020-21 आपके पास जो है 2021 का एमपीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। और देखो मैंने आपको तब भी बताया था, अभी भी वही बातें हैं। पीटी कब देना है अगला वाला, जुलाई में, रिजल्ट कब आएगा, अगस्त में आएगा। ये वाला प्रीलिम्स आपको कब देना है, तो देखो अप्रैल में, पहले भी बताया था मार्च और अप्रैल में देना है। इसके बाद आपको कहां पर जाकर के मेंस देना है, और फिर मेंस देने के बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। यहां पर प्रीलिम्स अप्रैल में, और इसके बाद मई में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो सारा कैलेंडर आपके सामने आ चुका है, आप लोग उस कैलेंडर को देख करके आगे चले। अब देखो तैयारी में डील करोगे और फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे मत कहना कि सर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। और नोटिफिकेशन आने के मैं आपको कई दिनों पहले भी बता चुका था कि किस टाइम पर नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग पूछते थे। तो अब परफॉर्म आपको करना है एग्जाम में जाकर के। मेरा काम है, मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूं और मैं इस बात को कहता हूं कि यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप 99% क्वेश्चंस देखेंगे एमपी का अपने नोट्स से बाहर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाहर आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सर हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई, कैसे पूरी करूं, अरे अभी बहुत टाइम है, पूरी हो जाएगी। 3 महीने बच्चे, 11 अप्रैल को है पेपर, याद रखो पीएससी का 11 अप्रैल को है, हिस्ट्री हो जाएगा आपका कंप्लीट। तभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी जो बाकी चीजें हैं उनको कवर करिए। चलो आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम देख रहे होंगे मुगल के बारे में बात कर रहे होंगे, और मुगल एम्पायर जो है भारत में,
ठीक है, तो हम देख रहे होंगे आज बात करेंगे मुगल काल की। और मुगल काल की कहां पर बात कर रहे होंगे, भारत में बात तो करेंगे नहीं, तो मुगल काल कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां पर करना है आपको, मध्य प्रदेश में। देखिए लूसेंट पढ़ेंगे नैनिका जी तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें सिर्फ एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपका कवर तो हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास अभिषेक सर का बैच है तो लूसेंट से क्यों परेशान हो रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। हाँ लूसेंट आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कहानी भी है और आप लूसेंट भी कर सकते हो, तो दोनों चीजें आपके पास हो जाएंगी। अब देखिए आज आते हैं मध्य प्रदेश में मुगल काल की अगर बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि जो भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है 1526 ईस्वी से। ठीक है, ये 1526 ईस्वी की डेट इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी टाइम पर क्या किया गया था, पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया यहां पर। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहां पर आप कह सकते हो इसको, ये किसकी डेट है, पानीपत का प्रथम युद्ध है। ये आपको क्या दिखाई देगा इस जगह पर, पानीपत का प्रथम युद्ध दिखाई देता है। आप देखिए जब आप देखते हो पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का पहला युद्ध हुआ। अब इस पानीपत के पहले युद्ध में क्या हुआ, बाबर की जीत होती है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, बाबर ने जीत लिया। और जब बाबर इस युद्ध को जीतता है तो इसके साथ साथ ही क्या करता है बाबर इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर क्या करता है, बाबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर, पहला क्या है हमारे पास, ग्वालियर के साथ चंदेरी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कालपी, इन सभी रीजन पर क्या कर लेता है बाबर, कब्जा कर लेता है। तो अच्छा राजेश जी, चलिए बहुत दिनों बाद आए, बढ़िया है, स्वागत है आपका। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने क्या किया, इस युद्ध को जीतता है। और बाबर जब इस युद्ध को जीत लेता है तो बाबर दिखाई देता है हमको मध्य प्रदेश में, और ये क्या करता है, ग्वालियर, चंदेरी और कालपी पर क्या करेगा, तो कालपी पर इन जगहों पर ये कर लेता है कब्जा, और यहीं से स्टार्ट होता है, इन जगहों को ये क्या करेगा, विन कर लेगा। ठीक है, इन जगहों को जीत जाता है, और जीतने के बाद इन सभी जगहों पर जो है किसका शासन आ जाता है, तो यहां से हमको दिखाई देता है मध्य प्रदेश में मुगल दिखाई देते हैं। अब देखिए इसके बाद आगे चल करके क्या करता है बाबर, इसके बाद बाबर आगे चल करके चंदेरी की युद्ध में हराएगा मेदिनी राय को। आप सभी को मालूम है कि मुगल हमको कहां पर दिखाई देंगे, 1528 ईस्वी में देखने को मिलेंगे। और 1528 ईस्वी में क्या हुआ, इसी टाइम पर आपको दिखाई देगा चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या था, तो देखिए जो आप देख रहे हो बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, अगर हम बात करते हैं 1528 ईस्वी चंदेरी का युद्ध या बैटल ऑफ चंदेरी की बात करें तो इस युद्ध में दो व्यक्ति आमने सामने थे। एक तरफ आपको दिखाई देगा बाबर, और दूसरी तरफ कौन दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ हमको दिखाई देते हैं मेदिनी राय। एक तरफ कौन है, तो ये दोनों के बीच ये बैटल होती है। जब आप इस बैटल को देखते हैं तो इस बैटल के माध्यम से, चंदेरी के युद्ध के माध्यम से क्या करेगा, इस बैटल में बाबर किसे हरा देता है, तो बाबर हरा देता है किसको, मेदिनी राय को हरा दिया। ठीक है, इसने क्या किया, मेदिनी राय को हरा दिया। अब जैसे ही मेदिनी राय को हरा दिया, इसके बाद क्या करेगा, मेदिनी राय की पुत्रियां है, ठीक है, इसकी पुत्री है, और इनकी पुत्रियों का क्या करेगा, विवाह कर देगा, किसके साथ, अपने दोनों बेटों के साथ। ठीक है, इसकी दो पुत्रियां हैं और दोनों पुत्रियों का क्या करेगा, अपने दोनों बेटों के साथ जो है ये विवाह करा देता है। आप देखिए यहां पर आपको मेदिनी राय की बेटियां दिखाई देंगी, और ये क्या करता है, मेदिनी राय की
बेटियों का विवाह या मैरिज अपने पुत्रों के साथ करा दिया। एक तो बैटल जीता, दूसरा बैटल जीतने के बाद इस रीजन पर अपने अधिकार को मजबूत रखने के उद्देश्य से। देखिए, जब भी आपको किसी रीजन पर अपने होल्ड को मजबूत रखना है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको एक ब्लड रिलेशन तैयार करना पड़ेगा। और क्योंकि बाबर क्या है, बाबर इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर मुझे मुगलिया सत्ता को लंबे समय के लिए क्या करना है, बना करके रखना है, तो मुझे वैवाहिक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान, इसके दो पुत्र थे। एक कौन है, एक है हुमायूं, एक पुत्र का नाम हो गया हुमायूं। दूसरा पुत्र कौन था, दूसरा पुत्र था कामरान। और इनका विवाह किसके साथ करा देता है, हुमायूं और कामरान का विवाह करा दिया किसके साथ, तो करा देता है मेदिनी राय की दोनों बेटियों के साथ। अब जब मेदिनी राय की दोनों बेटियों के साथ करा देता है, मेदिनी राय को हरा भी देता है। तो हराने के बाद यहां पर डिफीट करने के बाद मतलब मेदिनी राय को हरा दिया। अब जब मेदिनी राय की इस युद्ध में हार हो जाती है, चंदेरी के युद्ध में, ठीक है, हार जाता है मेदिनी राय। अब जब मेदिनी राय हार गया तो ये रीजन किसका हो गया, ये रीजन हो गया बाबर का। और बाबर ने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर जो है हराने के साथ साथ इसको एक फायदा ये मिल जाता है कि यहीं से जो है ये क्या करता है, आगे चल करके जो आप लोग कलिंजर का किला देखते हैं, कलिंजर का किला, कलिंजर के फोर्ट में भी क्या करेगा, कब्जा कर लेता है। कलिंजर का किला अब किसका हो गया, जीत गया। ठीक है, मतलब इसने कलिंजर के किले को भी जीत लिया। ये कलिंजर किला किसके पास पहुंच गया, हुमायूं के पास पहुंच गया। तो अब आप देखिए कि इसके पास क्या है, हुमायूं और कामरान दो बालक थे या दो बेटे थे इसके। 1528 में उसने क्या किया, चंदेरी का युद्ध लड़ा। आप देखिए यहां से आपके सामने क्वेश्चन आता है बार बार, और एमपी के सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि जो चंदेरी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था। तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था आपका 1528 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था ये पूछा जाता है, तो आप याद रखना, एक तो मेदिनी राय है और दूसरी तरफ और आपको कौन दिखाई देता है, बाबर के बीच लड़ा गया। कहां पर लड़ा गया है, तो चंदेरी में लड़ा गया, इसीलिए से क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ चंदेरी के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से इसको बाबर को मिला क्या, तो देखिए बाबर को क्या मिलता है, कलिंजर का किला मिल जाता है। और इस कलिंजर फोर्ट पर क्या करेगा, बाबर कब्जा कर लेगा। अब कलिंजर का फोर्ट किसका हो गया, तो ये मुगलों का हो गया। तो यहां पर आपको मुगल दिखाई दे जाएंगे। इतनी बातें क्लियर है इस पर। तो देखो आगे चलते हैं। इसके बाद आपको मालूम है बाबर क्या होगा, इसके बाद हुमायूं आएगा। हुमायूं के बाद जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो अब हमको मध्य प्रदेश में दिखाई देगा, तो याद रखो 1561, 1561। ठीक है, ये डेट है 1561 और 1562 की बात अगर करते हैं, ठीक है, 1561 या 1562 ईस्वी के बीच में अब हमको दिखाई देगा कौन, अकबर। ठीक है, यहां पर कौन दिखाई दे रहा है, अकबर आ जाएगा। अकबर आकर के क्या करता है, तो अकबर ने मालवा के शासक, ठीक है, मालवा का शासक है बाज बहादुर, ठीक है, ये अभियान करेगा। और अभियान करता है किसके खिलाफ, तो ये अभियान कर देता है 1561-62 ईस्वी में अकबर ने अभियान किया किसके साथ, तो देखो यहां पर आपको शासक दिखाई देगा, मालवा का शासक है, मालवा शासक के रूप में मालवा रूलर के रूप में आपको दिखाई देता है बाज बहादुर। ये वही बाज बहादुर है जो इनका आप क्या सुनते हो, रानी रूपमती की कथाएं। बाज बहादुर मालवा के शासक बाज बहादुर हैं, और बाज बहादुर के खिलाफ इसने क्या किया, अभियान किया। अकबर ने मालवा के शासक, ठीक है,
तो मालवा के शासक हमको कौन दिखाई देते हैं? बाज बहादुर। बाज बहादुर के खिलाफ क्या करेगा? आक्रमण कर देगा। ठीक है, कहां पर आक्रमण करता है? मालवा में करता है। यहां पर इसके दो सेनापति है, खुद नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगा? इसके दो सेनापति हैं। एक सेनापति का नाम है अहमद खान, इसके दो सेनापति हैं। और अकबर के दो सेनापति, सबसे पहला याद रखो आदम खान और पीर मोहम्मद, इन दोनों के नाम पूछे जाते हैं। तो आपको दिखाई देगा एक तो आदम खान, आदम खान दिखाई देते हैं। आदम खान के साथ साथ आपको यहां पर देखने को मिलेगा पीर मोहम्मद। दो व्यक्ति आपको देखने को मिल गए। पहला है आदम खान और दूसरा क्या है? ये इसके क्या है? सेनापति हैं। सेनापति हैं किसके? अकबर के। और अकबर के सेनापतियों ने क्या किया? इन्होंने जो है इन दोनों के नेतृत्व में, ठीक है, पीर मोहम्मद खान और आदम खान के नेतृत्व में मालवा पर हमला कर दिया। हमला कर दिया, अटैक कर दिया। कहां पर? मालवा में। 6 महीने, 6 महीने दिलीप जी, मानेश जी, पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, देखो। हाँ, ये वाली पीडीएफ जो है, जो आज पढ़ा रहा हूं, ये कल मिल जाएगी। ये वाली पीडीएफ कल मिल जाएगी। ठीक है, मेडाइवल की मैं सोच रहा हूं पूरी आपके सामने जो है एक साथ मेडाइवल, एंशिएंट आपके पास पूरा पहुंच चुका है, मेडाइवल पहुंच जाएगा। और फिर क्या करेंगे? अगला सेगमेंट हम मॉडर्न, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो माने जी आपके पास क्या दिखाई दे जाएगा? 6 महीने। प्रैक्टिस सेट की, अच्छा प्रैक्टिस सेट की जो मैं बात कर रहा था, अभी आपने सुना नहीं, मैंने आप लोगों के लिए अनाउंस कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट सीरीज और साथ में प्रैक्टिस जो भी कराऊंगा मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऐप पर। इस बात को याद रखो, आपको वहां पर फ्री में मिल जाएगा। चलो बातों को छोड़ते हैं और फिर यहीं पर आते हैं, अपनी बातों को देखते हैं। अब देखिए, अकबर अटैक्ड मालवा रूलर बाज बहादुर अंडर द लीडरशिप ऑफ, ठीक है, किसकी लीडरशिप में है? तो अंडर द लीडरशिप ऑफ आदम खान एंड पीर मोहम्मद। आदम खान एंड पीर मोहम्मद के नेतृत्व में अकबर क्या करता है? हमला कर देता है मालवा में। और मालवा में किसके खिलाफ हमला करता है? तो बाज बहादुर के खिलाफ इसने हमला कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहां पर बाज बहादुर है और इस युद्ध में क्या होता है? बाज बहादुर की हार हो जाती है और बाज बहादुर क्या कर देता है? अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही बाज बहादुर हार जाता है, तो बाज बहादुर के हारने के बाद जो रानी है, मतलब रानी रूपमती है, रानी रूपमती ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, या इन्होंने आत्मघात कर दिया और सुसाइड कर लेती है। ठीक है, ये जो दोनों के बीच युद्ध हुआ है, ठीक है, कौन सा? तो ये जो बैटल चल रही है किसके बीच? अकबर के बीच और बाज बहादुर के बीच। इसे कहा जाता है, इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ सारंगपुर। ये कहां की लड़ाई है? तो याद रखना, सारंगपुर। इसे कहा जाता है सारंगपुर का युद्ध। युद्ध होगा, कहां का है? बैटल ऑफ सारंगपुर। और इस बैटल ऑफ सारंगपुर की अगर बात करें, सारंगपुर की लड़ाई की बात करते, देखो ये सारंगपुर है कहां पर? तो याद रखना, आज वर्तमान समय में ये आपको दिखाई देगा राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहां पर है? जिला राजगढ़ है आपका। ठीक है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई देता है सारंगपुर। और इसी सारंगपुर के युद्ध में क्या हो जाता है? तो सारंगपुर के युद्ध में जो है हार हो जाती है बाज बहादुर की। ठीक है, अब क्या करेगा? एंड विंस, जीत जाता है। जीता कौन? तो आपको मालूम है, मुगल जीत गए। और बाज बहादुर को इसीलिए कहा जाता है कि बाज बहादुर मालवा का अंतिम शासक था। आपसे हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। अब देखो यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? बाज बहादुर किस रूप में? तो ये मालवा का अंतिम शासक है। ये बातें हम आकर के आगे करते हैं। इस बात को वापस एक बात समझ लो, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 1561-62 में अकबर अटैक करता है। ठीक है, अकबर अटैक मालवा रूलर बाज बहादुर अंडर द लीडरशिप ऑफ
आदम खां एंड साथ में क्या दिखाई देगा आपको, पीर मोहम्मद खां। लड़ाई का नाम क्या है, तो लड़ाई का नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, द बैटल ऑफ सारंगपुर। बैटल ऑफ सारंगपुर में किसकी हार हो जाती है, बाज बहादुर की हार हो जाती है। आप देखिए इसी बाज बहादुर को क्या कहा जाता है कि बाज बहादुर इज द लास्ट रूलर ऑफ मालवा। मालवा का अंतिम शासक। ये आपका कौन हो जाता है, तो ये आपको दिखाई देगा बाज बहादुर। बाज बहादुर इज द लास्ट रूलर ऑफ मालवा, मतलब मालवा का अंतिम शासक है। और ये क्या हो जाता है, बाज बहादुर परास्त हुआ। और जब बाज बहादुर परास्त होता है तो इसके बाद, इस बैटल के बाद क्या होता है, इस बैटल के बाद आपको दिखाई देगा रानी रूपमती ने क्या किया, रूपमती ने आत्महत्या कर ली। क्या कर लेता है, आत्महत्या कर ली। आप देखिए जब रानी रूपमती आत्महत्या कर लेती है और बाज बहादुर क्या रहेगा, युद्ध के मैदान में हार मान जाएगा और जिंदा रहेगा। और इसे कहां ले जाएंगे, इसे ले जाते हैं दिल्ली में। और ये अपने जीवन के अंतिम समय में कहां पर रह रहा, दिल्ली में रह रहा। अकबर क्या करता है, इसको अपने दरबार में जगह देता है। आप अकबर के जब नौ रत्नों में नाम पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा, तो आप क्या कहते हो, ये वही बाज बहादुर आपको देखने को मिलता है। और ये बाज बहादुर क्या करता है, तो आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर, दिल्ली में। और ये क्या करता है, हर समय जो है, हर बार वहां से आता है और आकर के क्या करता है, आकर के जो है इसके दर्शन करने आ जाता है। तो ये आपको कौन दिखाई दे रहा है, बाज बहादुर दिखाई देता है। और बाज बहादुर की रानी कौन है, रानी रूपमती देखने को मिलती है। और रानी रूपमती ने क्या किया, इसके बाद सुसाइड कर लेती है। और सुसाइड करने के बाद क्या दिखाई देगा, इनकी जो है समाधि का निर्माण किया जाएगा। आगे चल करके क्या होगा, आगे चल करके बाज बहादुर इनकी कब्र पर आएगा और सर पीट पीट करके क्या होगा, वो भी यहीं पर अपनी जान दे देता है सारंगपुर में। ठीक है, तो इसकी आत्महत्या के बाद की बातें हैं, वो बातें हम आगे अभी करेंगे जब कुछ निर्माण कराएंगे। तो अब देखिए इसके बाद क्या किया गया, ये बाज बहादुर परास्त हो गया। अगली बात जो यहां से निकल करके आती है, अगली बात कौन सी है इंपॉर्टेंट, तो देखिए इसी समय पर अकबर का एक सेनापति है, ठीक है, आसफ खां। अकबर का सेनापति आपको देखने को मिलेगा आसफ खां। और आसफ खां ने क्या किया, गोंडवाना की रानी दुर्गावती के खिलाफ जो है इसी टाइम पर क्या करता है, हमला कर देगा आगे चल करके। ठीक है, अगला हमको ये कहां पर दिखाई देते हैं, तो आसफ खां के रूप में दिखाई देंगे। ये नाम याद रखना, आसफ खां ने गोंडवाना रानी दुर्गावती के खिलाफ, इसका नाम रानी दुर्गावती के साथ भी आएगा, युद्ध किया। किसके खिलाफ युद्ध करता है, तो रानी दुर्गावती के खिलाफ ये युद्ध कर देगा। और युद्ध में क्या करेगा, हार हो जाती है। और उस हार के बाद क्या है, आपको दिखाई देगा रानी दुर्गावती परास्त हो जाएंगी। और इस रीजन पर भी किसका कब्जा हो जाएगा, तो इस रीजन पर भी कब्जा हो जाता है मुगल्स का। अगला देखो हमको ये कहां पर दिखाई देते हैं, तो अगला ये हमको देखने को मिलेंगे कहां पर, तो याद रखना धर्मत का युद्ध। अब हमको कहां पर दिखाई देंगे, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी। लगभग कब किया गया है, तो 15 अप्रैल है आपका 1658 ईस्वी में। ये युद्ध आपको मालूम है किसको लेकर के चल रहा है, तो धर्मत का युद्ध किया गया था उत्तराधिकार को लेकर के। धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध कहां पर लड़ा जा रहा है, मध्य प्रदेश में लड़ा जा रहा है, बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत। एक तरफ आपको कौन दिखाई देगा, एक तरफ आपको दिखाई देगा दारा शिकोह और दूसरी तरफ कौन दिखाई देगा, औरंगजेब। तो याद रखो ये जो बैटल ऑफ धर्मत लड़ा जा रहा है, दो व्यक्तियों के बीच लड़ा जाएगा, उत्तराधिकार का युद्ध है मुगल्स में। एक आपको दिखाई देगा औरंगजेब, औरंगजेब, और दूसरा कौन दिखाई दे रहा है, तो दारा शिकोह।
इन दोनों के बीच क्या किया गया, बैटल ऑफ धर्मत लड़ा गया। और इस युद्ध में आपको मालूम है जीत किसकी होती है, इस युद्ध में जो है इसको दारा शिकोह को पराजित कर देता है। ठीक है, किसने पराजित किया, औरंगजेब ने। ये क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। इसने इस युद्ध को जीत लिया और इस युद्ध को जीतने के बाद ये पदवी धारण करता है बादशाह की। ये क्या बन जाएगा, बादशाह बन जाएगा। तो इसने क्या किया, धर्मत के युद्ध में जो है दारा शिकोह को हरा देता है और दारा शिकोह को हरा करके ये क्या करता है, बादशाह की पदवी धारण कर लेता है। अब देखिए इसी के साथ साथ हमको मध्य प्रदेश के अंदर मुगल शासनकाल में और क्या दिखाई देता है। तो अगर मुगलों की बात करते हैं तो वीर सिंह बुंदेला आप लोगों को याद होगा। एक व्यक्ति है, इनका नाम है वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया, वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर, ठीक है किसके, तो आप लोगों ने सलीम नाम सुना होगा। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर बुंदेला ने, और ऐसे ऑर्डर कौन दे रहा है, तो याद रखना जहांगीर के कहने पर। देखिए इस समय पर क्या है, जहांगीर चाह रहा था कि अकबर मर जाए और अकबर था कि मरने का नाम नहीं ले रहा था। जब अकबर मरने का नाम नहीं ले रहा था और जहांगीर को चाहिए थी मुगलिया सत्ता और मुगलिया बादशाह बनने का इसके अंदर क्या था, बहुत ज्यादा जुनून था, क्योंकि इतने ज्यादा इनके क्या हो जा रहे थे, पुत्र हो जा रहे थे, हर कोई राजा बनना चाहता था, लेकिन पिता की डेथ हो नहीं रही थी। और इसीलिए ये क्या कर रहा था, अकबर के खिलाफ ये प्लान कर रहा था कि मैं इसके खिलाफ क्या कर दूं, विद्रोह कर दूं। और इस बात का पता चलता है अकबर को, और अकबर ने क्या किया, अकबर ने जो है अपने नवरत्नों में से एक और अपना सबसे विश्वसनीय पुत्र, ठीक है, अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति, अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में अबुल फजल को भेजता है बात करने के लिए। ठीक है, अबुल फजल को क्या कर दिया, अबुल फजल को बात करने के लिए भेज दिया। किससे बात करने के लिए भेजा, तो इसने जहांगीर के से बात करने के लिए भेजा। और इसी समय जो आप आज वर्तमान समय में देखते हैं ओरछा, ओरछा में था सराय बरार, सराय बरार। आपको क्या दिखाई दे जाएगा, सराय बरार। और इसी सराय बरार में क्या करेगा, अबुल फजल की हत्या कर देता है। ठीक है, अबुल फजल की हत्या कर दी कहने पर अबुल फजल की क्या करता है, हत्या कर देता है। देखो इस बात को याद रखना, वीर सिंह बुंदेला कहां पर है, बुंदेलखंड का। इसके संबंध किससे हैं, इसके संबंध है जहांगीर से। जहांगीर कौन है, अकबर का पुत्र है। और इससे बात करने कौन आता है, अबुल फजल आता है। कहां पर, मध्य प्रदेश के रीजन पे। ये आपको क्या दिखाई देगा, सूबेदार के रूप में मालवा के क्षेत्र में। और जब ये सूबेदार के रूप में दिखाई देगा, अबुल फजल क्या करेगा, इससे बात करने आएगा। लेकिन वीर सिंह बुंदेला कहता है कि पिता ने तुम्हारे क्या किया है, तुम्हारे खिलाफ अबुल फजल को बोल करके भेज करके हमला कर रहे हैं। तो ये कहता है कि अगर मेरे खिलाफ भेजा गया है तो एक काम करो वीर सिंह, तुम जो है अबुल फजल की हत्या कर दो। और ये क्या कर देता है, अबुल फजल की हत्या कर देता है। शुभम नामदेव जी नमस्कार जी। बिल्कुल, देखो आप लोग क्या है बीच बीच में कमेंट करते रहते, बीच बीच में क्लास पढ़ लिया करो। जब आप लोगों को कमेंट करना हो, बात करनी हो, तो देखो स्टार्टिंग का मैं आप सभी को 5 मिनट देता हूं और लास्ट का मैं आप सभी को 5 मिनट दूंगा। ये दोनों बातें हम जो है आखिरी में करेंगे। जो भी बातें आपकी होंगी आप लोग आखिरी के 5 मिनट में मुझे पूछ लिया करें। देखो तो यहां पर आते हैं वापस बोर्ड पर और वापस अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते समय समझिएगा, वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कहां पर करता है, तो हत्या याद रखना सराय बरार। अगर आपसे पूछा जाए कि सराय बरार वर्तमान में कहां है, तो याद रखना ओरछा जो आप देखते हो इसी ओरछा में क्या है, सराय बरार है। और ओरछा के सराय बरार में हत्या कर देता है किसकी, अबुल फजल की। तो याद रखो कि यहां पर आपको क्या है,
ओरछा में देखने को मिल जाएगा और अबुल फजल की हत्या करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इनके विषय में इतनी बातें याद रखो। अब हमको क्या करना है, अब चलते हैं हम अलग अलग बातें करते हैं। सबसे पहले आ जाओ, अब मध्य प्रदेश की कुछ डायनेस्टी देख लेते हैं, जैसे बघेलखंड राज्य देखते हैं। इतनी चर्चाएं किसके साथ थी हमारी, एक छोटी सी चर्चा और छोटी सी बातें हमारी मुगल्स के साथ है। अब मुगल जो है पूरे के पूरे मध्य प्रदेश पर इनका कब्जा है। लेकिन इसी टाइम पर क्या होगा, मध्य प्रदेश में छोटी छोटी सल्तनतों का विकास होगा, मतलब छोटे छोटे राजवंश निकल करके आएंगे और वो सभी राजवंश क्या करेंगे, एक एरिया पर, पर्टिकुलर एरिया होगा, उस एरिया पर वो शासन कर रहे होंगे, वो उस एरिया के शासक होंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं किसको, पहला आ जाओ आप लोग बघेलखंड। पहला हमारे पास क्या है, बघेलखंड, या इसी को हम क्या कहते हैं, बघेलखंड राज्य के नाम से जानते हैं, या बघेलखंड डायनेस्टी कहते हो आप लोग। बघेलखंड डायनेस्टी या बघेलखंड राज्य वंश की बात करते हैं। अब जो ये बघेलखंड राजवंश आप देखते हो, इसको इस्टेब्लिश किसने किया है, तो इसके इस्टेब्लिश करता या स्थापना, ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के रहने वाले दो व्यक्ति थे बघेल, और ये क्या करते हैं, गुजरात से भग करके आते हैं। और गुजरात से भग करके कब, तो उस समय जब दिल्ली सल्तनत चल रही है और दिल्ली सल्तनत में हर तरफ जो है हमले किए जा रहे हैं, उसी दौरान हमला होता है, कहां पर, गुजरात में होता है। और यहां से निकल करके दो भाई भगते हैं, एक तो है बीसल देव और दूसरे हैं भीमल देव। बीसल देव और भीमल देव बघेल भग करके कहां चले जाते हैं, मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाले रीजन में आ जाते हैं। और आगे चल करके यहीं पर ये क्या करेंगे, तो आगे चल करके ये यहीं पर एक राज्य की स्थापना करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बघेलखंड राज्य कहते हैं। ये बात कब की चल रही थी, तो ये चल रही थी आपकी लगभग 1236 ईस्वी की बात है। इस समय पर आपको मालूम है दिल्ली में कौन है, दिल्ली सल्तनत चल रही है। और दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर क्या किया जा रहा है, हर जगह हमला किया जा रहा है। और ये भग करके आते हैं कहां से, गुजरात से भग करके आएंगे। दो भाई है, एक भाई का नाम है बीसल देव, देखो बीसल देव हो गए, और दूसरा कौन सा है, तो भीमल देव। इन दोनों ने क्या किया है, बघेलखंड राज्य की स्थापना की है। कब की है, तो याद रखिएगा 1236 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की। इसके बाद देखिए इस वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको आगे चल करके राजा दिखाई देता है, उसका नाम है वीर सिंह देव। ठीक है, अगला जो है आप हेडिंग डालो वीर सिंह देव। वीर सिंह देव हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये प्रतापी, मतलब हम ये कह सकते हैं सबसे चर्चित राजाओं में से एक है। देखिए इनका कार्यकाल था 1500 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, ये कब तक चलेंगे, तो 1535 ईस्वी तक चलेंगे। और इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, बघेलखंड रियासत का संबंध स्थापित होता है किसके साथ, तो बघेलखंड की रियासत का संबंध स्थापित होता है मुगलों के साथ। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड पर क्या होगा, संबंध स्थापित होंगे। मुगलों के आगमन के समय इस वंश का शासक, कई बार आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जब मुगल्स जो है इंडिया में एंट्री कर रहे थे, उस समय बघेलखंड राज्य का या बघेलखंड का शासक कौन था, तो आपको क्या बताना है, उस टाइम पर बघेलखंड का शासक जो है वीर सिंह देव है। किस टाइम की बात कर रहे हैं, तो मुगल के आगमन की, मुगल के आगमन के समय। ये कहां के, तो बघेलखंड के शासक हैं। शासक तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके टाइम पर कौन आया, तो बघेलखंड का शासक जब वीर सिंह देव था, इसी समय पर मुगल क्या होते हैं, मध्य प्रदेश में इनकी एंट्री होती है। इसके बारे में इतनी बातें जानिए। इसके बाद देखिए अगला शासक जो आता है इंपॉर्टेंट, तो इसका उत्तराधिकारी बनता है वीरभान सिंह। वीर भान आपको इसके अगले उत्तराधिकारी के रूप में देखने को मिलेंगे। अब जब वीरभान क्या होंगे, रीवा रियासत की गद्दी पर बैठेंगे, ये कब तक चलेंगे, 1555 ईस्वी तक चलेंगे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है शेरशाह सूरी के खिलाफ, ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या किया, तो इसने
आप लोगों ने शेर शाह सूरी का नाम सुना है। सूरी के खिलाफ क्या कर देता है? तो ये कर देता है हुमायूं की मदद। हुमायूं की मदद की, और यहां से मुगल और आपको बघेलखंड के रिश्ते में प्रगाढ़ता देखने को मिल जाएगी। मतलब ये जो है हेल्प कर देता है, और जब हेल्प कर देता है अगेंस्ट हुमायूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब मुगलिया दरबार के साथ जो है रीवा रियासत के जो संबंध हैं वो कैसे हो जाएंगे, और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएंगे, और इनके संबंधों में और ज्यादा गहनता निकल करके आ जाएगी। मतलब दोनों क्या हो गए, आसपास आ जाते हैं। अब देखिए इसके बाद बातें बदलेंगी कब, तो देखिए बात बदलती है जब इनकी डेथ हो जाएगी 1555 में। तब अगले शासक आ जाएंगे रामचंद्र देव। ये आपको कहां पर दिखाई दे रहे हैं, बघेलखंड की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा रामचंद्र देव देखने को मिलेंगे। रामचंद्र देव ने क्या किया, रामचंद्र देव ने यहां पर रीवा रियासत पे क्या करेंगे, शासन करेंगे। इनका जो शासन का टाइम पीरियड है तो याद रखिएगा 1555 से लेकर के, क्योंकि 1555 में ये क्या होंगे, वीरभान सिंह की मृत्यु हो जाएगी। 1555 से लेकर के लगभग 1592 ईस्वी तक शासन करते हैं रामचंद्र देव। और ये रामचंद्र देव कैसे हैं, तो ये जो है ये अकबर का समकालीन है। आपसे पूछा जा सकता है कि बघेलखंड का, ललित जी जवाब दूंगा। आप देखो वीरभान सिंह आपको क्या दिखाई देगी, अब वीरभान सिंह शेर शाह सूरी, मतलब ये किसका है, तो आप कहोगे सर हुमायूं का समकालीन था। रामचंद्र देव किसके समकालीन है, तो इस टाइम पर आपको दिल्ली सल्तनत में कौन दिखाई देता है, तो अकबर दिखाई देगा। ये व्यक्ति क्या है, अकबर का समकालीन है, अकबर का समकालीन है। आप लोगों ने नाम सुना है तानसेन का, ठीक है, ये कैसे हैं, अकबर के समकालीन है। और तानसेन इन्हीं का आपको क्या दिखाई देगा, तानसेन इन्हीं के समय में जो है इनका दरबारी कवि दिखाई देगा, ठीक है। मतलब संगीत सम्राट तानसेन, जिनका शुरुआती नाम क्या है, रामतनु पांडे, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या दिखाई देगा, तानसेन। और तानसेन क्या है, इनके दरबारी थे, इन्हीं के दरबारी थे, इस बात को याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरा का पूरा इसमें यही है कि अकबर के समकालीन कौन है, तो ये अकबर के समकालीन आपको दिखाई देंगे रामचंद्र जी, ठीक है, रामचंद्र देव। और इन्हीं के दरबारी कवि के रूप में आपको दिखाई दे जाते हैं सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। और संगीत सम्राट क्या है, इनके आपको दिखाई देंगे दरबारी कवि। आप देखिए इसके समय में कैपिटल क्या बनाई इसने, कैपिटल इन्होंने कर दी बांधवगढ़, ठीक है। अब क्या है, इनकी जो कैपिटल होगी वो आपको दिखाई देगी बांधवगढ़, ठीक है। तो संगीत सम्राट तानसेन तो दरबारी कवि हुए, कैपिटल बांधवगढ़। इसी के टाइम पर अकबर ने किसे भेज दिया, अकबर सेंट जलाल खान, ठीक है, अकबर ने जलाल खान को भेजा। इसी के शासनकाल में अकबर ने जलाल खान को भेज करके क्या किया, भेजकर तानसेन को, ठीक है, अपने दरबार में बुला लिया। इनको भेज करके क्या करता है, अपने दरबार में बुला लेता है। तो किसने, किसके कहने पर, यहां पर याद रखना कौन व्यक्ति आया था लेने, तो लेने आया था आपका जलाल खान। ये नाम याद रखना जलाल खान का। क्या किया है, अकबर सेंट जलाल खान टू रामचंद्र कोर्ट टू ब्रिंग म्यूजिशियन तानसेन। संगीत सम्राट तानसेन को बुलाने के लिए क्या करता है, सेंड करता है, किसके दरबार में, रामचंद्र देव के दरबार में सेंड करेगा। और रामचंद्र देव भी क्या है, अकबर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है ये डिमांड किसकी है, अकबर की डिमांड है, और मैं संगीत सम्राट तानसेन के लिए अकबर से नहीं लड़ सकता।
और अकबर से नहीं लड़ सकता, तो क्या किया इन्होंने जो है तानसेन दे दिया। अब आप जो नाम रामतनु पांडे का जो नाम सुनते हैं, रामतनु पांडे को तानसेन नाम किसने दिया? तो याद रखना, रामतनु पांडे को तानसेन का नाम रामचंद्र ने ही दिया था। रामतनु पांडे को तानसेन का नाम कौन देता है? ये नाम जो आप देखते हो, ये राम किसने दिया है? रामचंद्र ने दिया। ये मत सोच लेना आपने कि अकबर ने दिया था। कौन देता है? तो यही व्यक्ति क्या करते हैं, नाम भी देते हैं। और नाम क्या दिया? तानसेन दिया। तो आपको तानसेन दिखाई देने के लिए दिखाई दे जाएंगे। आप देखो यहां पर इससे खुश होकर के क्या करेगा अकबर? अकबर जो है रामचंद्र की इस ने उल्लंघन नहीं किया इसकी आज्ञा का, तो इससे खुश हो जाता है और खुश होकर के कहता है कि एक बार रामचंद्र जी मैं आपसे जरूर मिलूंगा। और क्या किया अकबर ने? रामचंद्र से जो है फतेहपुर में, कहां पर? फतेहपुर सीकरी, आपस में दोनों मिलते हैं। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में मिलते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि रामचंद्र और अकबर की मुलाकात कहां पर हुई, तो दोनों जाकर के मिलेंगे। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। लगभग 1582-84 के आसपास की बात होगी वो। इसके बाद नया शासक आएगा, नाम है रघुराज सिंह। इनको याद रखिएगा, रघुराज सिंह को, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक है। नाम क्या है? बघेलखंड रियासत में हम देख रहे हैं रघुराज सिंह को। इन्हीं के टाइम पीरियड पर क्या किया गया था? इन्होंने जो आप देखते हो रीवा में गोविंदगढ़, जो गोविंदगढ़ का फोर्ट है, गोविंदगढ़ के किले का निर्माण कराया इन्हीं ने। ठीक है, गोविंदगढ़ के फोर्ट का निर्माण कराया। किसने कराया है? तो याद रखिएगा रघुराज सिंह ने। ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो गोविंदगढ़ का क्या दिखाई दे जाएगा? आपका किला दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अगली बात समझो। इस वंश से मतलब बघेलखंड से हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ जा सकता है? तो जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट बात होगी वो कौन सी होगी? तो यहीं पर याद रखो कि आप लोग जब सुनते हैं रीवा कैपिटल कब बनी, तो एक शासक होते हैं आगे चल करके अनूप सिंह। ठीक है, शासक का नाम क्या है? अनूप सिंह। और इन्हीं के टाइम पीरियड पर, अनूप सिंह के समय, रीवा क्या हो जाएगी? आपकी कैपिटल बनती है। राजधानी बनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसके टाइम पीरियड पर? तो याद रखिएगा अनूप सिंह के टाइम पीरियड पर रीवा क्या बन जाएगी? राजधानी बन जाएगी। किसकी? तो रीवा राजधानी बनती है बघेलखंड रियासत की। और इन्होंने साथ साथ क्या किया? गोविंदगढ़ के किले का निर्माण कराया। अगली बात यहीं पर समझो। नेक्स्ट बात इन पे क्या है? तो जो आप बांधवगढ़ के किले को देखते हैं, बांधवगढ़ के किले को हम भाई भाई का फोर्ट कहते हैं। ठीक है, बांधवगढ़ का किला किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बांधवगढ़ का किला भाई भाई के किले के नाम से जाना जाता है। आपको किसके रूप में दिखाई दे जाएगा? तो भाई भाई के किले के रूप में देखने को मिल जाएगा। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो देखो, अगर हम बात करते हैं इस वंश के अंतिम शासक की, है लास्ट रूलर, इनका नाम है मार्तंड सिंह। मार्तंड सिंह क्या हुए? लास्ट रूलर हुए। मतलब अंतिम शासक के रूप में हमें क्या दिखाई देते हैं?
मार्तंड सिंह देखने को मिल जाएंगे। तो आपको मार्तंड सिंह जो है किसके रूप में दिखाई देते हैं? लास्ट शासक के रूप में देखने को मिलते हैं इस राजवंश के। ठीक है, अब चलो इसी टाइम पीरियड पर हम क्या देख लेते हैं, जो आप बुंदेलखंड का रीजन देखते हैं, बात करते हैं कि बुंदेलखंड में इस टाइम पीरियड पर हमको क्या दिखाई देता है। तो नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग डालो बुंदेलखंड। या इसी को आप क्या नाम देते हो? बुंदेला वंश। ठीक है, या बुंदेला डायनेस्टी कहते हो। तो बुंदेलखंड का रीजन आप देखेंगे। अच्छा, ललित जी का फिर आगे। ललित जी मैंने अच्छा बहुत सारे कर दिए। अच्छा ललित जी एक बात सुन लो, फिर आप इतना परेशान है तो याद रखिएगा, आपकी जो वैकेंसी है ये फरवरी के फर्स्ट वीक में आने का है। ठीक है, पटवारी की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आने का है। मतलब फरवरी में, ये मान के चलो आप जनवरी लास्ट और फरवरी की स्टार्टिंग में आपके पास नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। याद रखिएगा वहां पर ये बातें। चलो बुंदेलखंड की बात करते हैं या बुंदेला वंश की बात करते हैं इस रीजन पर। तो जब हम देखते हैं बुंदेला वंश के बारे में, तो यहां पर आपको दिखाई देंगे बुंदेला शासक हैं सोहनपान। ठीक है, कौन दिखाई देगा? तो बुंदेला रूलर दिखाई देंगे आपको सोहनपान। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं सोहनपान। ठीक है, ये क्या करते हैं? तो याद रखिएगा डिफीट करेंगे, डिफीटेड। किसको डिफीट कर देंगे? तो देखिएगा ये डिफीट करते हैं खंगारों को। खंगारो किसे पराजित कर दिया? खंगारों को पराजित कर दिया। एंड इसके साथ क्या कर देंगे? इसके साथ इस्टेब्लिश कर देंगे बुंदेला। ठीक है, किसकी? तो बुंदेला किंगडम की शुरुआत कर देते हैं। जो आप बुंदेला किंगडम देखते हैं वो कौन एस्टेब्लिश करता है? तो बुंदेलखंड की स्थापना करेंगे। किसने किया है? तो याद रखो सोहनपान ने खंगारों को हरा करके। वंश की नींव रखी। लेकिन याद रखिएगा ये जो आप बुंदेला वंश देखते हैं ये वो वाला नहीं है जिसमें आप राजा छत्रसाल को देखते हैं। उसकी स्थापना कौन करेगा? उसकी स्थापना करेंगे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ओरछा राजवंश कहलाता है। लेकिन इतिहास में क्या किया गया? उसी को लिख दिया गया बुंदेला राजवंश। ठीक है, यह बुंदेला वंश की स्थापना पूछ लेता है आपसे और आपको क्या बताना पड़ता है? रुद्र प्रताप सिंह। ये जो आप बुंदेलखंड का रीजन देख रहे हैं, जो बुंदेला किंगडम है, मतलब जो बुंदेलखंड रियासत है, बुंदेलखंड रियासत की स्थापना कौन करता है? तो इसके संस्थापक के रूप में आपको सोहनपान दिखाई देंगे। ठीक है, कौन दिखाई दे रहा? सोहनपान। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि बुंदेलखंड में ओरछा राजवंश या बुंदेला वंश का संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा रुद्र प्रताप सिंह। याद रखना है हमको क्या? तो देखो यहां पर आ जाओ, रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा राजवंश की स्थापना की। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? वास्तविक रूप से संस्थापक माना जाता है किसका? बुंदेला वंश का। तो बुंदेला वंश की स्थापना कौन करता है? तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। ठीक है, फाउंडेड द ओरछा डायनेस्टी। तो रुद्र प्रताप सिंह जो बुंदेला है
ठीक है, जब आपसे पूछा जाता है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, इन्हीं ने क्या किया था, बुंदेला डायनेस्टी की नींव रखी, या हम क्या कह सकते हैं, ओरछा राजवंश की नींव रखते हैं, जिसे आगे चल करके हम क्या कहते हैं, बुंदेला वंश कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बुंदेला किंगडम की शुरुआत किसने की, तो बुंदेला किंगडम की शुरुआत कौन करता है, सोहनपान करते हैं। लेकिन बुंदेला राजवंश की स्थापना किसने की, तो बुंदेला राजवंश की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह करते हैं। दोनों में अंतर है, इस बात को याद रखना। और इसी डायनेस्टी में क्या होंगे, आप लोगों ने देखा होगा बाजीराव मस्तानी, और उसमें एक व्यक्ति दिखाई देता है आपको छत्रसाल। छत्रसाल जो आपको दिखाई देते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इनके दो नाम है। छत्रसाल को कहा जाता है, देखो, बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है। पहला नाम इनका क्या है, तो इन्हें कहा जाता है बुंदेल केसरी। दूसरा इनको किस नाम से और जाना जाता है, ठीक है, बुंदेल केसरी के नाम से जाने जाते हैं। नोन एज, मतलब किस नाम से जाने जाते हैं, तो पहला तो हो गया इनका बुंदेल केसरी। बुंदेल केसरी के साथ साथ ही ये जाने जाते हैं महाबली के नाम से भी। इन्हें दो नाम दिए गए हैं, एक पहला नाम हो जाता है बुंदेल केसरी, दूसरा नाम क्या हो जाता है, महाबली। एक नाम क्या है इनका, महाबली। तो ये दोनों नाम याद रखने, बुंदेल केसरी किसे कहा जाता है। इसी के बाद क्या हो जाएगा, विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने, आप इनके समय में देखते तो आपने बलदेवगढ़ का फोर्ट देखा है, ठीक है, कौन सा हो जाता है आपका, बलदेवगढ़ का किला। बलदेवगढ़ का किला, जो आप फोर्ट देखते, इसकी स्थापना किसने की, या इसे बिल्ट किसने कराया है, इसकी स्थापना कौन करता है, तो याद रखना विक्रमादित्य सिंह बुंदेला। बुंदेला ने क्या किया है, इसकी स्थापना की। तो आपको कौन दिखाई दे देता है, विक्रमादित्य सिंह बुंदेला देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने क्या किया, इसकी स्थापना की है। और इन्होंने साथ में क्या किया, इन्होंने जो है अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। कौन करता है, विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह ने क्या किया, अपनी राजधानी ट्रांसफर की, और किससे बचने के लिए, तो बार बार अटैक कर रहे थे कौन, आपको दिखाई देंगे पिंडारी। और ये किस टाइम पर दिखाई दे रहे हैं, पिंडारियों के टाइम पर, पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है। पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर दी, और कैपिटल बनाई ओरछा से राजधानी, ओरछा से टेकर, या उसी को क्या कहा जाता है, टीकमगढ़, टेहर, ओरछा से टेहर राजधानी ट्रांसफर की। ओरछा की जगह इन्होंने क्या बना दी, टेहर को राजधानी बना दी। टेहर का मतलब यहां पर समझिएगा, टेहर क्या है, टेहर है आपका टीकमगढ़। किसको राजधानी बनाया था इन्होंने, तो ओरछा से लेकर के अपनी राजधानी चले जाते हैं टेहर। धन्यवाद यूजर जी, आपका अच्छा कमेंट आया है और मुझे काफी खुशी होती है। आप यही पूछने आए थे, देखो पिछली क्लासेस अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है। दिव्यांश देरारसी सर, आपने मेरा बोझ कम कर दिया। अच्छा, कैसे कम कर दिया दिव्यांश जी? यूजर जी देखो, मैंने 7 क्लासेस बताई है, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो। आपके एग्जाम जितने आएंगे, एग्जाम के पहले मैं वैसे ही इसी 10 जनवरी तक खत्म कर दूंगा बैच। मान लो 12 जनवरी हो जाएगी और उससे ज्यादा नहीं होगा। और ये मान के चलना, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे, चाहे आप जहां चाहो कहीं से भी कर लेना क्वेश्चन, किसी की भी टेस्ट सीरीज उठाना, कुछ भी लगा देना। मैं इसका कुछ मिसलेनियस अलग से आपको और बता दूंगा, वो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में भी बता दूंगा।
तो अच्छा, ये पढ़ाने का तरीका यूनिक है। अरे यूनिक यूनिक कुछ नहीं है, सब यही पढ़ाते हैं, मैं भी यही पढ़ाता हूँ। राजधानी ये चीजें नहीं बदलेंगी। कल एसआई के बारे में पूछ के, अच्छा इसलिए कोई बात नहीं है। मैं दिव्यांश जी, देखो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, आप लोगों के लिए मैं जो है हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा जो होता है ये है कि जब आप लोग जो है मैसेज करते हैं या आप लोग उसके बाद मुझे कॉल करते हैं, मैं पिक नहीं कर पाता, लेकिन आप लोगों को मैं जवाब जरूर देता हूँ। बिल्कुल यूजर जी, आप लोगों का धन्यवाद है, आपने कमेंट दिया, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए मैं उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट की हिस्ट्री में बात कर रहा हूं जिनकी हमें करनी चाहिए। अब मैंने क्या बताया, जो आप बलदेवगढ़ का फोर्ट देखते हो, बलदेवगढ़ का जो किला देखते हैं, इसे बनवाया किसने? तो इसे बनवाया था विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने। इस बंदे ने क्या किया, इस व्यक्ति ने, मतलब विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने, विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने जो राजधानी है, किसकी राजधानी है? बुंदेलों की राजधानी है। उसको कहां से? ओरछा से लेकर के चले जाएंगे टेहर। टेहर लेकर के क्यों जा रहे हैं? तो इस बात को समझिए कि यहां पर कौन है, तो पिंडारियों के डर से, जो पिंडारी आक्रमण है, आक्रमण के डर के कारण पिंडारी क्या करेंगे, बार बार आक्रमण कर रहे हैं, और इसी के डर के कारण ये क्या करते हैं, डर के कारण पहुंच जाते हैं लेकर के अपनी राजधानी टेहर, और टीकमगढ़ को क्या बना देते हैं, अपनी नई राजधानी बना देते हैं। तो इतनी छोटी सी बातें हैं, थोड़ी सी बातें जाननी थी किसके बारे में, बुंदेलखंड के बारे में। तो बुंदेलखंड को याद रखिए कि बुंदेलखंड के विषय में हमको बस इतना जानना था। तो यहां से हमारा क्या हो जाता है, बुंदेलखंड हो जाता है। हमने क्या देखा, बघेलखंड। अब चलिए हम क्या देख लेते हैं, गोंडवाना की बात कर लेते हैं, और थोड़ी बातें जो है झांसी की रानी की बात करेंगे। फिर आपके पास अलग अलग रीजन से क्वेश्चन आते हैं, बात समझना, अलग अलग रीजन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बुंदेलखंड रीजन का क्वेश्चन हो गया। देखो, जब मैं मध्य प्रदेश के इतिहास की बात कर रहा हूं तो मैं रीजन में बांट देता हूं इन बातों को। जैसे अभी आपने क्या देखा, बघेलखंड देख लिया और बुंदेलखंड देख लिया। अब अभी मैं किस में बांट रहा हूं, तो गोंडवाना में बांट रहा हूं। आपको क्या दिखाई देगा, गोंडवाना देखने को मिलेगा। और जब मैं इस गोंडवाना में बांट दूंगा तो देन मैं वापस लौटूंगा आप लोगों के सामने, कहां पर, मालवा। क्योंकि एमपी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं, इसी मालवा से निकल करके आते हैं। हम मालवा की दोबारा बात करेंगे, लेकिन कब बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस को लेकर के। जैसे इन रीजनों को देख रहे हैं, वैसे ही हम मालवा रीजन भी देखेंगे और मालवा रीजन के विषय में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं और आकर के बात करते हैं इसी गोंडवाना रीजन, सॉरी हाँ, गोंडवाना रीजन की बात करते हैं। चलो हेडिंग डाल दो। गोंडवाना, गोंडवाना से आप लोगों को रानी दुर्गावती के विषय में याद आ रहना चाहिए। ठीक है, आपको क्या दिखाई देगा, इनके विषय में याद आना चाहिए। ये जो गोंडवाना राज्य है, गोंडवाना राज्य आपको मध्य प्रदेश में देखने को कहां मिलता था? तो बात समझो, पहले तो इसके लोकेशन से क्वेश्चन आ जाती है। पहला हमको क्या दिखाई देगा, तो याद रखना आपको देखने को मिलता है सबसे पहला जिला दमोह। इस राजवंश के अंदर क्या क्या शामिल है, दमोह शामिल है। दमोह के साथ क्या शामिल है, मंडला शामिल है। मंडला के साथ और क्या शामिल है, तो मंडला के साथ जबलपुर शामिल है। ठीक है, जबलपुर के साथ साथ ये कुछ रीजन आपको कहां पर दिखाई देंगे, बालाघाट में दिखाई देंगे। साथ में आपको कहां दिखाई देंगे, डिंडोरी में दिखाई देंगे। ये जो आप डिंडोरी का रीजन देखते हैं वहां पर भी थे। ये आपको पूरा का पूरा रीजन किसमें, मंडला, जबलपुर, बालाघाट और डिंडोरी, ये पूरा का पूरा रीजन किसके अंतर्गत दिखाई देता है, आपको गोंडवाना के अंतर्गत दिखाई देता है। तो आप क्या कहोगे, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में? तो याद रखना ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में। ठीक है, कहां पर, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में भी इनकी लोकेशन कहां पर है, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, जो हमको यह राजवंश दिखाई देगा या गोंडवाना रियासतें दिखाई देती है, तो ये हमको दिखाई देगी बिटवीन
विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज। मतलब विंध्य पर्वत एवं सतपुड़ा के मध्य। श्रेणी के मध्य आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका रीजन। अब इसमें आपको क्या दिखाई देगा, तो याद रखिएगा ये आपको दिखाई देंगे दो पार्ट में बटे हुए। एक तो इनका दो पार्ट दिखाई देगा किसके रूप में, इनका जो शासन काल है, इनके पूरे शासन काल को आप इनकी दो राजधानियों के रूप में समझ सकते हैं। पहला याद रखिएगा, पहला जो इनकी आपको राजधानी दिखाई देगी ये दो पार्ट में, एक तो हो जाता है आपका गढ़ कटंगा। गढ़कटंगा का मतलब समझिएगा, गढ़कटंगा का मतलब होता है वर्तमान समय में जबलपुर। गढ़मंडला अगर आपके सामने लिखा जाए तो ये मंडला डिंडोरी वाला रीजन है। इसी को कई बार आपको दिखाई देगा रामनगर। ठीक है, क्या कहलाता है इनका, रामनगर कहलाता है। तो इतनी बातें याद रखिएगा कि ये आपको कहां पर दिखाई देंगे, गढ़कटंगा मतलब जबलपुर का रीजन, और गढ़मंडला का मतलब क्या होता है, रामपुर, सॉरी रामनगर या आपका मंडला वाला रीजन। गढ़कटंगा से ये मत समझिएगा कि ये आपको कहां पर दिखाई देगा, उस रीजन पर। इनकी कैपिटल क्या थी, तो इनकी कैपिटल के रूप में अगर हम बात करते हैं, कैपिटल का नाम या राजधानी का नाम तो याद रखिएगा रामनगर। रामनगर का मतलब तो ये हो गया आपका मंडला। अब देखिए जब आप रामनगर जाते हैं तो रामनगर में एक हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है, या इसी को रामनगर अभिलेख। अभिलेख की प्राप्ति हुई है, और इस रामनगर अभिलेख से हमको किसके विषय में जानकारी मिलती है, तो इसी से हमको जानकारी मिलती है इस गोंडवाना राजवंश की। और इसके माध्यम से जो है हमको जानकारी मिलती है इनके उस समय के 54 शासकों के विषय में। ठीक है, लगभग कितने, तो 54 शासकों के विषय में। ये जो रामनगर का अभिलेख आप देखते हैं ये है किस भाषा में है, तो याद रखना संस्कृत भाषा में है। ठीक है, किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का एक हमको अभिलेख मिलता है, और इस अभिलेख को कहा गया रामनगर अभिलेख। इस अभिलेख के माध्यम से इस राजवंश के विषय में, मतलब किसके विषय में, गोंडवाना राजवंश के गोंडवाना राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, और कैसी जानकारी मिलेगी, तो याद रखो, आ जाओ इस पर। रामनगर अभिलेख से हमको जानकारी क्या मिलेगी, इसके विषय से हमको जानकारी मिलती है इनके राजाओं के बारे में। मतलब यहां पर यादव राय से लेकर के यादव और यादव राय हैं, यादव राय से लेकर चौवन राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है, मतलब हृदय शाह तक। शाह तक
54 इनके राजाओं के नाम मिलते हैं। किससे लेकर के? यादव राय से लेकर के हृदय राय शाह तक, हृदय शाह तक आपको 54 शासकीय दिखाई देते हैं। ये है किसके शासनकाल का? कभी अगर पूछा जाए तो रामनगर अभिलेख आपको दिखाई देगा। हृदय शाह के समय का है। ये समय कब है तो याद रखिएगा, आपको दिखाई देगा 1657 ईस्वी के आसपास की बात है। मतलब 1657 या 57 नहीं, 67 कर देते हैं। 1657 ईस्वी का, 67 ईस्वी का हमको क्या मिलता है? रामनगर शिलालेख मिला है। इसके माध्यम से 54 राजाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और ये क्या कहलाते हैं? इनके पास क्या थे? गढ़ थे। मतलब इनको आपको दिखाई देंगे 52 गढ़ों में ये राज करते थे। ठीक है, कितने गढ़ थे इनके पास? तो 52 गढ़ थे। और इस 52 गढ़ों के माध्यम से ये क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। तो आपको कहां पर दिखेंगे? ये 52 गढ़ में दिखाई देंगे। इसी के समय का एक, इसके बाद एक शासक आते हैं। ठीक है, यहीं पर कहा? गोंडवाना राजवंश में, और इनका नाम है संग्राम शाह। ठीक है, नाम क्या है? संग्राम शाह आपको दिखाई देंगे। संग्राम शाह। इस संग्राम शाह के हमको क्या प्राप्त हुए हैं? तो इसके हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इनके सिक्कों में, ठीक है, इसके सिक्कों में से क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया पुलस्त्यवंशी कहा गया है। पुलस्त्य वंशी कहा गया है। क्या कहलाता है ये? तो संग्राम शाह के हमको क्या मिले? सिक्के। यह किस नाम से जाना जाता है? अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा। पुलस्त्यवंशी के नाम से जाना जाता है या किसे कहा जाता है? इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था आमरदास। ठीक है, मूल नाम के रूप में हमको आमरदास दिखाई देगा। अब देखिए, इनके बाद, संग्राम शाह के बाद जो है, इनके पुत्र आते हैं। और इनके पुत्र के रूप में आपको दिखाई देगा दलपत शाह दिखाई देंगे। अब आएंगे हमारे सामने कौन? रानी दुर्गावती। दलपत शाह। इनका टाइम पीरियड कब है? तो इनका एक छोटा सा टाइम पीरियड है 1543 ईस्वी से लेकर के। किसके टाइम पर है ये? अकबर के टाइम पर है। ठीक है, कब तक दिखाई देंगे? 1550 ईस्वी तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कब तक है? 1550 ईस्वी तक। इनकी पत्नी आपको देखने को मिलेंगी। इनकी जो पत्नी थी या इनकी वाइफ है, चंदेल वंशी कन्या है। पत्नी आपको दिखाई देंगी रानी दुर्गावती। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती आपको क्या दिखाई दे जाएंगे? इनकी वाइफ के रूप में। रानी दुर्गावती के पुत्र थे और इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण। छोटा सा भी पुत्र है वीर नारायण। ठीक है, ये क्या है? तो रानी दुर्गावती पत्नी है। और ये क्या आपको दिखाई देंगे? तो ये है इनके पुत्र, रानी दुर्गावती और साथ में किसके? दलपत शाह के पुत्र। बिल्कुल देवेंद्र। चलो कोई बात नहीं, शानदार ही कराऊंगा। अब देखिए, दलपत शाह है कौन? दलपत शाह आपको दिखाई देते हैं किस राजवंश में? तो दलपत शाह आपको दिखाई देते हैं गोंडवाना राजवंश में। दलपत शाह की पत्नी है रानी दुर्गावती और इनके पुत्र हैं वीर नारायण। दलपत शाह की असमय मृत्यु हो जाती है और दलपत शाह का एक छोटा सा शासन काल रहता है। सर 1550 में ये क्या हो जाते हैं? इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके छोटा सा बालक है और बालक का नाम क्या है? वीर नारायण। अब वीर नारायण तो शासक नहीं बन सकता था, तो इसलिए क्या किया? शासन और सत्ता की बागडोर संभाली किसने? रानी दुर्गावती ने।
अब रानी दुर्गावती, संग्राम शाह ने क्या देखा था, रानी दुर्गावती के जौहर को देखा और इनकी जो है युद्ध कला में माहिरता को देखा। और इस बात को देख करके संग्राम सिंह ने क्या किया था, अपने पुत्र दलपत शाह के लिए रानी दुर्गावती का हाथ मांगा था। अब ये क्या हो जाते हैं, ये यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रानी दुर्गावती किस वंश से आती हैं, तो देखिए रानी दुर्गावती का जन्म जो है गौड़ वंश में नहीं हुआ था, बल्कि रानी दुर्गावती आपको दिखाई देंगी चंदेल वंशीय कन्या। ठीक है, कैसी है ये, चंदेल वंशीय है, चंदेल वंश से आती है रानी दुर्गावती, चंदेल वंशीय कन्या है। और इनका और दलपत शाह का पुत्र वीर नारायण सिंह होते हैं। और क्या करेंगी, अब रानी दुर्गावती वीर नारायण सिंह की मृत्यु के बाद जो है बागडोर संभाल लेती हैं किस क्षेत्र की, तो ये बागडोर संभाल लेती हैं आपका जो है पूरे के पूरे गोंडवाना राजवंश की। अब जैसे ही ये इस राजवंश की क्या करेंगी, जैसे ही कमान संभालती हैं, इसी समय पर आपको एक व्यक्ति दिखाई देगा, कहां पर, तो वो आपको दिखाई देगा मानिकपुर। ठीक है, मानिकपुर कहां पर है, यूपी में है। ठीक है, मानिकपुर उत्तर प्रदेश, मानिकपुर यूपी। और मानिकपुर यूपी में जो है मुगल सूबेदार है, आपको कौन दिखाई देता है, मुगल सूबेदार मानिकपुर का। और ये मानिकपुर के मुगल सूबेदार का नाम है आसफ खां। कौन है, आसफ खां है मानिकपुर का मुगल सूबेदार। मानिकपुर का मुगल सूबेदार जो है आसफ खां किससे अनुमति लेगा, अकबर से अनुमति ले लेगा। और अकबर से अनुमति लेकर के क्या कर देगा, गोंडवाना राजवंश के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ देता है। ठीक है, मुगल सूबेदार है और इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया। ठीक है, मतलब आक्रमण किसके खिलाफ करता है, तो देखिए एक तरफ हमको दिखाई देंगी रानी दुर्गावती, दूसरी तरफ कौन दिखाई देगा, आसफ खां। तो यहां पर आपको दिखती है एक तरफ दुर्गावती और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं युद्ध की, तो आपको दिखाई देगा आसफ खां। दोनों क्या हो जाएंगे, युद्ध के मैदान में आमने सामने आएंगे। और जब दोनों युद्ध के मैदान में आमने सामने आ जाएंगे तो दुर्गावती की क्या होती है इस युद्ध में, इस युद्ध में जो है दुर्गावती की हार हो जाती है। और जब अपनी हार देखती हैं तो ये क्या करेंगी, ये करती हैं क्या, सुसाइड कर लेती हैं। ठीक है, अपनी ही कटार से अपनी क्या करेंगी, जान ले लेंगी। और कहां पर, तो आपको दिखाई देगा बरगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में जबलपुर, और जबलपुर में आपको क्या दिखाई देगा, बरगी दिखाई देगा। और उसी बरगी में ये क्या करती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, बरेला ग्राम के नाम से आप जानते हैं। और वहीं पर इनकी क्या है, समाधि है आज भी। ठीक, तो उसी स्थान पर आगे चल करके क्या किया गया, समाधि बना दी गई। तो आसफ खान ने किसे इस युद्ध किया, किसके खिलाफ, तो देखो यहां से पूछा जाता है रानी दुर्गावती के खिलाफ जो है युद्ध किसने किया था, तो आसफ खान ने किया था। ये किसके रूप में आपको दिखाई देता है, तो अकबर का सेनापति है। ठीक है, सूबेदार है, कहां का, मानिकपुर का। और यही क्या करता है, हमला करता है। अब देखिए जब आप देखते हैं रानी दुर्गावती के विषय में आकर के, अब क्या करते हैं, रानी दुर्गावती को जान लेते हैं थोड़ा बहुत। रानी दुर्गावती, अब हम बात करते हैं रानी दुर्गावती की, जब तो आपको किस रूप में देखने को मिल जाएंगी। अबुल फजल ने एक किताब लिखी आईने अकबरी। ठीक है, अबुल फजल ने अपनी एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है आईने अकबरी। और आईने अकबरी में जो है अबुल फजल बात करता है गोंडवाना के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करता है, गोंडवाना के विषय में बात करता है। ये जो आप गोंडवाना रीजन देखते हैं, हमारा क्या है, गोंडवाना। यहां पर बात कौन कर रहा है, तो याद रखना के विषय में अबुल फजल। आईने अकबरी, अकबरी एक बुक लिखी है। और आईने अकबरी में कहता है कि जो गोंडवाना है, ठीक है,
ये गोंडवाना इतना ज्यादा समृद्ध क्षेत्र है और गोंडवाना इतना समृद्ध है, इतना समृद्ध है कि यहाँ की जो प्रजा है वो जो टैक्स लगता है, जो लगान लगता है, भूमि पर लगने वाला जो टैक्स है, ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो गोंडवाना की प्रजा, जो गोंडवाना की हमारी क्या है, प्रजा है, वो क्या करती है, लगान को सोने के सिक्के और हाथियों के माध्यम से देती है। सोने के सिक्के एवं हाथियों से चुकाती है। बात याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, गोल्ड कॉइन्स, और साथ में किसके माध्यम से, तो हाथियों के विषय से। ये बात कौन कहता है, तो ये बात कहता है अबुल फजल। किस में कहता है, आईने अकबरी में, कि ये क्या करते हैं, स्वर्ण मुद्रा मतलब गोल्ड, सोने के सिक्के स्वर्ण मुद्रा के माध्यम से और हाथियों के माध्यम से, कहा कि गोंडवाना की जो प्रजा है, मतलब गोंडवाना इतना ज्यादा खुशी क्षेत्र है कि यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, सोने के सिक्के और हाथियों के माध्यम से क्या कर रहे थे, अपने लगान को चुकाने का काम कर रहे थे। हाँ यही रहेगा एमपीपीएससी का सिलेबस। शिवम सिंह जी, देव सिंह तोमर जी, अरे बिल्कुल नहीं करूंगा भाई, अच्छे से ही कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा। देवेंद्र जी मैंने आप लोगों को कहा भी है, सब अच्छे से चलेगा, और मैंने ये भी कह दिया है, हाँ मुझे मालूम है, प्री का एग्जाम बिल्कुल नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, 21 का भी आपको क्या दे दिया, अगस्त में एग्जाम की डेट दे दिया है। ये बातें सॉरी जुलाई में, ये बातें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, तो कैलेंडर आप लोग बिल्कुल देखो। अरे इतना क्यों खिंचवा रहे हो शिवम जी, मार्च तक, अरे अभी मैं आप लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट सीरीज और जो है प्रैक्टिस सेट जो है ऐप में लेकर के आ रहा हूं, और वो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप लोग उसे फ्री में ज्वाइन करेंगे। आप लोग कहते सर डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए मैं बैच फिनिश करने में नहीं, मैं उसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ लिया, और आप सभी के लिए मैं क्या करूंगा, वो ऐप में पूरी तरह से फ्री होगा, वहां पर लाने की सोच लिया। ऐसा बिल्कुल चिंता मत करो कि मैं तेजी के साथ इसको खत्म कर दूंगा, बिल्कुल खत्म नहीं करूंगा। अब देखिए इसके साथ साथ क्या है, एक बुक है, आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, अकबरनामा। अगर आप लोगों ने बुक का नाम सुना है अकबरनामा, ठीक है, इस अकबरनामा में भी किसके विषय में जानकारी दी गई है, तो इसी गोंडवाना के विषय में जानकारी दी गई है। और अकबरनामा, और साथ में आप लोगों ने तबकात ए अकबरी, ठीक है, आप लोगों ने अगर बुक का नाम सुना हो, एक तो हो गई अकबरनामा, अकबरनामा के साथ साथ एक और बुक है, अगर मैं बात करूं, इस बुक का नाम है तकबात ए अकबरी, ठीक है, बुक का नाम क्या है, तकबात ए अकबरी। इसमें भी किसके विषय में, तो इसमें चर्चा की गई है दुर्गावती जी की सुंदरता के बारे में, ठीक है। तकबात एक अकबरी में रानी दुर्गावती और अकबरनामा, ये दोनों बुक हैं। इसमें क्या किया गया, रानी दुर्गावती की सुंदरता या सौंदर्य के विषय में लिखा गया है कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत थी या सुंदर थी। तो यहां पर इस बात को याद रखना कि मैंने क्या बताया, एक बुक है अकबरनामा, दूसरी कौन सी है, तकबात ए अकबरी, तीसरी बुक का नाम मैंने आपको क्या बताया था, आईने अकबरी। आईने अकबरी में किसके विषय में बात की गई है, तो आईने अकबरी में प्रजा की संपन्नता के विषय में बात की गई है कि जो गोंडवाना की प्रजा है वो कितनी ज्यादा संपन्न है। दूसरी तरफ जब आप आते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ कोई नहीं, चलिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ मैंने क्या बताया
अकबरनामा और तबगात ए अकबरी 2 बुक है। इन बुक में क्या किया गया, रानी दुर्गावती की सुंदरता मतलब सौंदर्य की ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसके विषय में चर्चा की गई है। तो इन 2 विषयों के बारे में याद रखिएगा। अब देखो यहीं से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस निकल करके आते हैं रानी दुर्गावती को लेकर के। रानी दुर्गावती जी को लेकर के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखो सबसे पहली बात रानी दुर्गावती के विषय में पहली बात हमें क्या मालूम होनी चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ है, ठीक है, बर्थ कब हुआ है। तो जब जन्म की बात करते हैं तो 5 अक्टूबर 1524, 5 अक्टूबर 1524 में इनका क्या होता है, बर्थ हुआ है, ठीक है। कहां पर बर्थ होता है, तो इस बात को याद रखिएगा, कलिंजर फोर्ट में। कलिंजर फोर्ट है। कलिंजर फोर्ट आपको कहां पर दिखाई देगा, कलिंजर फोर्ट आपको बच्चों देखने को मिलेगा बांदा में, ठीक है। बांदा का प्राचीन नाम भी आप लोग जानते होंगे। तो यहां पर आपको इनका कलिंजर फोर्ट में इनका बर्थ दिखाई देगा। देखो इनके विषय में और क्या पूछा जाता है, इनकी मृत्यु कब हुई, डेथ कब हुई। तो देखिए तो रानी दुर्गावती जी की जो डेथ होती है इसे क्या कहा जाता है, तो इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा 24 जून की अगर मैं बात करता हूं कब, तो 1564 में 1564 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का प्लेस कौन सा है, तो याद रखना मृत्यु स्थल या प्लेस या स्थान, इसके विषय में पूछा जाता है। स्थान या प्लेस के विषय में पूछा जाए तो याद रखना बरेला कहा जाता है वैसे, ठीक है, लेकिन बरेला है नहीं, बरेला ग्राम जबलपुर, और इस पर समाधि स्थित है इनकी, और इसे समाधि रोड भी कहा जाता है। तो जबलपुर में इनकी मृत्यु होती है। अब देखिए इनके विषय में और क्या है, इनका अपना एक हाथी था जो क्या था, यहीं पर नाले पर जो है वो रुक गया था, और उस हाथी का नाम क्या था, तो देखिए श्रवण है। श्रवण इनका हाथी है, जो प्रिय हाथी जो है क्या नाम है इसका, श्रवण है। ललित जी बता दी, अच्छा आप चले गए थे, मैंने बता दिया है फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगी ललित जी, ठीक है। कब आएगी, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए जब आप देखते हैं किसको, जब आप देखते हैं गोंडवाना राजवंश को, तो गोंडवाना राजवंश में 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में जब आप चलते हैं तो आपको दिखाई देगा, एक तो फोर्ट दिखाई देगा लांजी का फोर्ट, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो। लांजी का फोर्ट है कहां पर, तो देखो ये आपको दिखाई देगा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन सा दिखाई देगा, लांजी का किला दिखाई देगा बालाघाट में। ये किससे संबंधित है, तो गोंडवाना से संबंधित है, ठीक है, गोंड रियासत से संबंधित है। आप लोगों को मैंने एक रियासत पढ़ाई थी, रियासत का नाम था मकड़ई रियासत, अगर आप लोगों को याद हो। मकड़ाई का फोर्ट, यही मकड़ाई रियासत बस जो है कहां पर आ गई, मध्य प्रदेश में आ पाई थी। मकड़ाई का किला कहां पर है, तो ये आपको दिखाई देगा हरदा जिला में, ठीक है कहां पर, हरदा जिला में। इसे बनवाया किसने था, तो ये याद रखिएगा, इस समय पर गोंडवाना राजवंश के शासक हुए मकरंद शाह। किसने बनवाया है, तो देखो मकरंद शाह ने इसका निर्माण करवाया था। मकड़ाई का किला है कहां पर, तो मकड़ाई का किला आपको दिखाई देगा हरदा पर, और यही एकमात्र आपको क्या दिखाई दे जाएगा, मकड़ाई दिखाई देगा, जिसके विषय में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, जो कहां पर आता है, मध्य प्रदेश में। हाँ बरगी रोड में है शिवम जी, तो उसे स्थान का क्या है, बरेला ग्राम नाम है, और इसी बरेला ग्राम में आपको क्या दिखाई देगा, देखने को मिल जाएगा इनका। अब देखो इस राजवंश में क्या हुआ, अब रानी दुर्गावती की क्या हो गई, रानी दुर्गावती जी की मृत्यु हो जाती है। जब रानी दुर्गावती जी की मृत्यु हो जाएगी, अब गोंडवाना पूरा का पूरा किसके हाथ में आ गया, मुगल्स के हाथ में आ गया। तो यहीं पर जो है इनके क्या है, अगर हम बात करते हैं इनके देवर के रूप में आपको दिखाई देंगे चंद्र शाह देखने को मिलेंगे,
ठीक है, कौन दिखाई देते हैं? चंद्रशाह देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं? अकबर से परमिशन लेते हैं। ठीक है, ये चंद्रशाह क्या है? दलपत शाह का भाई है। चंद्रशाह कौन है? तो याद रखना, दलपत शाह के ये भाई के रूप में आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये दलपत शाह के भाई क्या करेंगे? अकबर के पास अर्जी लगाएंगे। दलपत शाह के भाई है और ये क्या कर देते हैं? ये अर्जी लगा देते हैं किसके पास? अकबर के पास। और अकबर से ये आज्ञा लेते हैं। अकबर से बात करेंगे, अकबर से आज्ञा मिल जाएगी, आज्ञा ले लेंगे। और आज्ञा लेकर के ये क्या करेंगे? तो ये क्या कर देंगे? देखिए 1576 में इनको ये आज्ञा मिल जाएगी। और जब इनको 1576 में ये आज्ञा इनको मतलब यहां से मिलती है तो 1576 तक, ठीक है, कब तक ये शासन करेंगे? तो 1576 तक ये 10 गढ़ों पर राज करते हैं। राज किया। अब क्या होगा? एक एक गढ़ सबके बट जाएंगे और लास्ट में आ जाएंगे आपके नरसिंह शाह, गोंडवाना राजवंश के जो है अंतिम शासक हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? लास्ट अंतिम गोंड शासक के रूप में देखने को मिलेंगे। अंतिम गोंड शासक हैं। ठीक है, कब ये अंतिम कब बनेंगे? तो देखो ये बनेंगे आपका 1781 में। इन पर क्या है? इस समय पर गढ़मंडला का जो पूरा का पूरा रीजन है, गढ़मंडला के पूरे रीजन पर अब मराठों का कब्जा हो जाएगा। ठीक है, अंतिम गोंड शासक है और इन्हीं के टाइम पर जो आप क्या देखते हो? गढ़मंडला देखते हो। मराठों का कब्जा हो गया। इनके पास अब जो है गढ़ तो रहेगा, लेकिन अब ये राजा के रूप में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहां पर आपको इतनी बातें देखने को मिल जाती है। देखो आ जाओ, यहां पर मैंने क्या कहा? चंद्रशाह। चंद्रशाह कौन है? तो याद रखिएगा दलपत शाह के भाई। ये तो आप चंद्रशाह को देख रहे हैं, चंद्रशाह आपको दिखाई देते हैं किसके भाई के रूप में? दलपत शाह के। ये क्या करेंगे? अकबर से आज्ञा लेंगे। अकबर से क्या ले लेते हैं? परमिशन ले लेंगे। ठीक है, अकबर से परमिशन लेकर के ये क्या कर देते हैं? अकबर से परमिशन लेकर के ये आपको दिखाई देते हैं 1776 ईस्वी तक 10 गढ़ों पर क्या किया इन्होंने? तो 10 गढ़ों पर ये क्या कर देते हैं? तो ये शासन करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद आगे चल करके यहां पर आपको इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में दिखाई देंगे नरसिंह शाह। नरसिंह शाह इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये कैसे है? द लास्ट किंग ऑफ गोंडवाना रियासत। ठीक है, ये किसके? गोंडवाना रियासत के अंतिम शासक के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। तो इतनी बातें इनके साथ थी। बस आज की क्लास में इतना ही। फिर क्या करते हैं? कल मिलेंगे और कल मिलकर के थोड़ी सी बातें करेंगे मालवा के क्षेत्र की। और फिर हम क्या कर देंगे? आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आ जाएंगे किसको लेकर के? मॉडर्न एमपी के विषय में बात कर रहे होंगे और वहां से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। आप पूछिए, किसको क्या पूछना? अच्छा, आप लोगों का टाइम भी ज्यादा हो गया होगा ना, तो सोने का टाइम हो गया, 8+ हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, सब्बा खैर। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और इसके बाद क्या करते हैं? कल मुलाकात करेंगे और कल कोशिश करेंगे कि हम मॉडर्न एमपी में पहुंच जाएं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें और को आपको बताना बाकी है। धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।